हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो है टोटल 200 प्रश्न का संग्रह रहेगा और जो कि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 सेट जो है कवर कर लिया है। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक अस्टील में होता है। अस्टील में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है। अस्टील जो है एक ठोस है और ठोस में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है। तो अस्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम की बात करें तो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम वो बैगनी रंग का होता है। वहीं सबसे ज़्यादा पूछे तो लाल रंग का होता है। यहाँ पे बैगनी तरंगदैर्घ्य कम पूछा है तो कम जो है वो बैगनी रंग का हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। ध्वनि में वायु का वेग स्वतंत्र की बात करें तो यह जो है वो दाब से होता है। दाब से जो है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग जो है वो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला कहा जाता है। आप इसे नहला के नाम से भी याद रख सकते हैं। नहला यानी नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग नहला यानी लाल, हरा और नीला। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या की बात करें तो यह जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की प्रभावित त्रिज्या। अगला हमारा प्रश्न है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ की बात करें तो यह जो है निकोटीन होता है। तो निकोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोटीन जो है वो तंबाकू में एक विषैला पदार्थ है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे जो जितने भी वीडियो आते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। कैफीन की बात करें तो कैफीन जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैफीन कॉफ़ी। अगला प्रश्न है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा। एक एवोगाड्रो संख्या के मान की बात करें तो यह जो होता है 6 × 022 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस के पीएच मान की बात करें तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। तो 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। अगला हमारा प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू की बात करें तो नींबू में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। अगला हमारा प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो जो है एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पीतल की मिश्र धातु, यानी पीतल जो है किस किस की मिश्र धातु है। पीतल की बात करें, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पिताजी से याद रख सकते हैं, पीतल, तांबा और जस्ता। अगला हमारा प्रश्न है कि पारा का अयस्क है। पारा के अयस्क की बात करें तो पारा का अयस्क जो है वो सिनेवार है। सिनेवार जो है एक पारा का अयस्क है, तो सिनेवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रोंज यानी कांसा एक प्रकार का मिश्रण है। कांसा की बात करें तो कांसा जो है वो कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो कॉपर और टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर और टीन से मिलकर जो है वो कांसा बना होता है। कांसा को ब्रोंज भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से बनाने की बात करें तो बेशेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। तो इस्पात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेशेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच की बात करें तो कांच जो है वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है।
तो बालू आर्सेनिकेट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। लोहा के शुद्धतम रूप की बात करें तो लोहा का जो शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा जो है वो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिकांश लोहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा की बात करें तो यह जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो में जो है टोटल साइंस के ही प्रश्न हैं और टोटल जो है प्रीवियस ईयर या फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा की बात करें तो यह जो है नायलॉन है। तो नायलॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गन पाउडर किसका मिश्र धातु है। गन पाउडर की बात करें, गन पाउडर जो है वो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्र धातु है। यानी ऑप्शन नंबर बी सल्फर, चारकोल और सोरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गन धातु होता है। गन धातु की बात करें तो गन धातु जो है वो कॉपर, गन धातु जो है कॉपर, जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। तो कॉपर, जस्ता और टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन धातु जो है कॉपर, जस्ता और टीन का मिश्रण है। अगला हमारा प्रश्न है कि टांका यानी शोल्डर जो है किससे बनी होती है। टांगा की बात करें तो टांका जो है वो शीशा और टीन की बनी होती है। तो शीशा और टीन यानी शोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु जो है, सबसे भारी धातु वो ओस्मियम है। तो ओस्मियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में से शामिल है। पोर्टलैंड के प्रमुख सीमेंट घटक की बात करें तो पोर्टलैंड के जो प्रमुख सीमेंट घटक हैं इसमें जो शामिल हैं वो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना शामिल हैं। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। सबसे शुद्ध कोयले के प्रकार की बात करें तो सबसे जो शुद्ध कोयला है उसके प्रकार एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन है। अगला हमारा प्रश्न है कि पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच की बात करें तो यह जो है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। ऊष्मा प्रतिरोधी कांच जो कि पायरेक्स कांच है। अगला हमारा प्रश्न है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट की बात करें तो मेलाकोनाइट जो है वो तांबा धातु का प्रमुख खनिज है। तांबा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का जो मुख्य घटक है वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन जो कि पेट्रोल का मुख्य एक घटक है। अगला हमारा प्रश्न है कि गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है। गो दूध में पीलेपन की कारण की बात करें तो इसमें जो है पीलेपन का कारण वो कैरोटीन है। कैरोटीन के कारण ही इसमें जो है पीलापन पाया जाता है। तो कैरोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पेट्रोलियम में एक जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में जो है एक जटिल मिश्रण ये प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एसिड यानी अम्ल बदलता है। अम्ल की बात करें तो अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। और अनिल से आप लोग याद रख सकते हैं। अनिल से अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो अनिल से आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जो है यानी स्वर्ण जो है वो किस पदार्थ में घुल जाता है। तो यह जो है यहाँ पे स्वर्ण जो है वो इक्वा रेजिया में घुल जाता है। तो इक्वा रेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जो कि इक्वा रेजिया में घुल जाता है। तो इक्वा रेजिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में मिलते हैं। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो कि एपीकल्चर से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणु से होने वाली बीमारी की बात करें तो यह जो है पोलियो है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग की बात करें तो मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफिलीज द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले अंग की बात करें तो यह जो है आंत है। आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है, तो आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग की बात करें तो पानी की गंदगी से जो है फैलने वाला रोग वो टाइफाइड है। टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पानी की गंदगी से फैलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है। कैंसर अस्थिमज्जा में जो है वो ल्यूकोमिया प्रभावित होता है, तो ल्यूकोमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर में जो है वो चीन सबसे अधिक प्रचलित है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है। एमएमआर का टीका की बात करें तो एमएमआर का जो टीका है यह जो है एमएमआर का टीका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मिसलेस, मम्प्स और रूबेला, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एड्स का अर्थ है। एड्स की बात करें तो एड्स का जो पूर्ण रूप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना की बात करें तो जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना या जो है फ्लैजिला कहा जाता है, तो फ्लैजिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करती है। पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाली अम्ल की बात करें तो इसका जो नाम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl। HCl जो है वो अम्ल पेट में जीवाणुओं को जो है नष्ट करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है कि यह जो है वो रक्त का नहीं जमने देता है, यानी रक्त को जो है जमने से रोकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। अगला हमारा प्रश्न है कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर जो है वो सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। एक्यूपंक्चर में जो है सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होने की बात करें तो डिप्थीरिया रोग से जो है ग्रस्त वो गला होता है, तो गला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है मलेरिया रोग से जो है वो प्लीहा प्रभावित होता है, तो प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एड्स में डी का क्या अर्थ है। एड्स में डी के तात्पर्य की बात करें, डी का जो तात्पर्य है वो डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स का पूरा नाम क्या था, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यानी डी से मतलब डिफिशियंसी। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्लूकोमा व ट्रोकोमा, यहाँ पे है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग को का रोग है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा की बात करें तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है वो आँख को प्रभावित करता है, तो आँख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग शरीर का कौन सा भाग, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें जो है शरीर का यकृत जो है प्रभावित होता है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग जो है पानी के माध्यम से होता है। पानी के माध्यम से होने वाले रोग की बात करें तो हैजा जो है वो पानी के माध्यम से होता है, तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि प्याज है, प्याज की बात करें तो प्याज जो है, प्याज एक बल्ब है, तो बल्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज जो कि एक बल्ब है। अगला हमारा प्रश्न है कि अदरक होता है, अदरक अदरक की बात करें तो अदरक जो है, अदरक वो तना का रूपांतरण होता है, तो तना इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदरक जो कि तना का एक रूपांतरण है। अगला है कि बांस किस कुल का पौधा है, बांस की बात करें तो बांस जो है वो घास कुल के पैदा है, तो घास इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांस जो घास के कुल के पैदावार है। अगला हमारा प्रश्न है कि सामान्य चीनी या फिर केन शुगर किसे कहते हैं, सामान्य चीनी या फिर केन शुगर की बात करें तो यह जो है सुक्रोज को कहा जाता है, सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाशपाती का खाने योग्य भाग है, नाशपाती के खाने योग्य भाग की बात करें तो गुद्देदार पुष्पासन जो है वो नाशपाती के खाने योग्य भाग है। अगला हमारा प्रश्न है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, सेब के खाने योग्य भाग जो कि मांसल पुष्पासन है, मांसल पुष्पासन जो कि सेब के खाने योग्य भाग है। अगला है कि आलू जो है रूपांतरण है, आलू की बात करें तो आलू जो है एक तना का रूपांतरण है, रूपांतरित तना इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपांतरित तना जो कि आलू का एक भाग है। अगला हमारा प्रश्न है कि काली मिर्च पादप एक है, काली मिर्च पादप की बात करें तो काली मिर्च जो पादप है वो झाड़ी की एक पादप है, तो झाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होते हैं, पौधे के जूट प्राप्त की बात करें तो जूट जो प्राप्त होता है वो तना भाग से होता है, तो तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रंजक या फिर खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो है वो कैरामल का प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कपास प्राप्त होता है, कपास की बात करें तो कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है, कपास जो कि बीज से प्राप्त होता है। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज की बात करें तो प्याज का जो परिवर्तित रूप है वो तना है, तना जो है प्याज का एक परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस की बात करें तो यह जो है मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो कि होमो सेपियंस है। अगला हमारा प्रश्न है कि तारपीन का तेल किस पेड़ के से प्राप्त होता है, तारपीन का तेल की बात करें तो तारपीन का जो तेल है यह जो है देवदार के पौधे से प्राप्त होता है, तो देवदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारपीन का तेल जो कि देवदार के पौधे से प्राप्त किए, सॉरी यहाँ पे देवदार नहीं होगा, तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पौधे से प्राप्त होते हैं, तो चीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। अगला हमारा प्रश्न है कि लौंग प्राप्त होते हैं, लौंग की बात करें तो लौंग जो है वो पुष्पकलिका से प्राप्त होते हैं, पुष्पकलिका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे जो है लौंग प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि शहद का मुख्य घटक है, शहद के मुख्य घटक की बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो शहद का मुख्य घटक है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेबीज के टीके का खोज किसने की थी, रेबीज के टीके का खोज की बात करें तो यह जो है लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका की खोज की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित जो है वो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, यह जो है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से जो है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक की बात करें तो यूरिया जो है वो पौधे के लिए एक अच्छा उर्वरक है, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है, बीज के जब बोया जाता है तो उस समय जो है सामान्यतः पोटास का उपयोग किया जाता है, पोटास देने पर जो है अच्छा बीज जो है वो उसका उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है, तो पोटास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, उर्वरकों में अनुपस्थित तत्व की बात करें तो यह जो है क्लोरीन वो उर्वरक में जो है अनुपस्थित होते हैं, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस ये जो है उर्वरक में उपस्थित होते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अनुपस्थित पूछा है तो क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि असत्य फल उत्पन्न होता है, असत्य फल की बात करें यानी फॉल्स फल, तो फॉल्स फल जो है वो पुष्प क्रम से उपस्थित होता है, तो पुष्पक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पक्रम से जो है असत्य फल उपस्थित होता है।
उत्पन्न होता है। असत्य फल जो कि पुष्प से उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्य फल किससे उत्पन्न होता है। सत्य फल की बात करें तो सत्य फल जो है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल अंडाशय से, सत्य फल अंडाशय से, और असत्य फल की बात करें तो यह जो है पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है। सत्य फल अंडाशय, असत्य फल पुष्पक्रम। अगला हमारा प्रश्न है कि कॉर्निया मानव शरीर का किस अंग का भाग है। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो है मानव शरीर के नेत्र भाग से संबंधित है, तो नेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में जो है कॉर्निया पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। नेत्र भाग में जो है दाता की आँख से प्रत्यारोपित किया जाता है, यह जो है कॉर्निया है। कॉर्निया जो है वो नेत्र में वो दान के समय दिया जाता है। नेत्रदान के समय जो है कॉर्निया दाता को दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस मानव अंग से सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह जो है मानव के यकृत से उत्पन्न होती है। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑप्थॉल्मिक जो है संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक की बात करें तो ऑप्थॉल्मिक जो है ऑप्थॉल्मिक हुए आँख से संबंधित है, तो आँख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मशरूम से बहुआयत में मिलता है। मशरूम से जो है बहुआयत में यह जो है प्रोटीन मिलता है। मशरूम से प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिकतम शिकारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शिकारी में प्रोटीन की बात करें तो यह जो है वो दालों में पाया जाता है। दाल से जो है अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन जो कि दाल है, दाल जो सबसे अधिक शाकाहारी है, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन की बात करें तो यह जो है निकोटीन है। निकोटीन जो कि तंबाकू में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन यकृत से संचित किया जा सकता है। यकृत से संचित किया जाने की बात करें तो यह जो है विटामिन ए है। विटामिन ए जो कि यकृत से संचित किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग से हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक हड्डी की संख्या की बात करें तो यह जो है अंगुलियों में होती है, तो अंगुलियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चलित होता है। नेत्रगोलक की बात करें तो नेत्रगोलक जो है वो 6 मांसपेशियों के द्वारा चलित होता है, तो 6 मांसपेशियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रगोलक 6 मांसपेशियां। अगला प्रश्न है कि क्वाशियोरकर और मरासमस और क्वाशियोरकस की बात करें तो यह जो बीमारी है यह किसकी कमी से होती है। यह जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग जो कि डायबिटीज़ है, इसका कारण क्या है। मधुमेह रोग के कारण की बात करें तो यह जो है इसके कारण जो है इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने के कारण जो है यह रोग उत्पन्न होती है, तो इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खून का थक्का किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है। खून में थक्का जो है यह विटामिन के की कमी से होता है। इसमें जो है विटामिन के लेने पर खून का थक्का नहीं होता है, यानी खून का थक्का हो जाता है ज़्यादा, तो यह जो है विटामिन के इसको लेना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा की बात करें तो सबसे अधिक लोहा जो है वो हरी सब्जी में पाया जाता है। हरी सब्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। एलर्जी की बात करें तो एलर्जी जो है वो दमा के कारण उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का जो है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन यह जो है टिटनेस के रोकथाम के लिए लिया जाता है। जब टिटनेस हो जाता है तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लिया जाता है इसके रोकथाम के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक नहीं होने वाला रोग की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस जो है अंधापन, ये ठीक नहीं हो सकता है। इसमें जो है मेडिसिन या फिर किसी प्रकार का इलाज कराने पर भी जो है कलर ब्लाइंडनेस ये ठीक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विडाल टेस्ट का उपयोग जो है किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है।
बिंडाल टेस्ट की बात करें तो बिंडाल टेस्ट जो है यह जो है टाइफाइड के होने की संभावना के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिगमेटिज्म की बात करें तो यह जो है एस्टिगमेटिज्म यह आँखों की एक बीमारी है। आँख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया? चेचक के टीके का खोज की बात करें तो यह जो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग की बात करें तो अर्गोटिज्म रोग जो है मवेशियों में यह जो है कवकों द्वारा होता है। तो कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ORT किसके रोगोपचार के लिए संबंधित है? ORT की बात करें तो ORT जो है यह जो है अतिसार के उपचार के लिए किया जाता है। तो अतिसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि HIV संबंधित है। HIV की बात करें तो HIV जो संबंधित है यह जो है एड्स से संबंधित है। तो एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया की बात करें तो निमोनिया यह जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा से प्रभावित होता है निमोनिया। निमोनिया से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स जो है यह हड्डियों में होता है। तो हड्डियाँ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके उपचार के लिए विटामिन D का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इसके इलाज के लिए कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है। किसके इलाज के लिए जो है कीमोथेरापी जो है उपयोग किया जाता है। कीमोथेरापी जो है ये कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कीमोथेरापी जो कि कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पॉन्डिलाइटिस यह जो है किसकी बीमारी को प्रभावित करता है? इस बीमारी से प्रभावित होता है यह जो है शरीर का जो अंग है वो मेरुदंड, यह जो है इस रोग से प्रभावित होता है। तो मेरुदंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? एथलीट फुट रोग की बात करें तो एथलीट फुट जो कि फंग से संबंधित है। फंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टिटनस रोग की बात करें तो टिटनस रोग जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी की बात करें तो टिटनेस बीमारी जो है ये लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। लॉकजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाने की बात करें तो लीवेनहॉक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की बात करें तो यह जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग यह जो है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो यह जो है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रबड़ के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। रबड़ के संश्लेषण की बात करें तो इसमें जो है आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, हमने आज के इस वीडियो में जो है टोटल 200 प्रश्न लगभग लिए हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण को मिलाते समय जो है इसमें तांबा बनाया जाता है। तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ की बात करें तो यह जो है एडिपिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना की बात करें तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना होता है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग की बात करें तो हरा रंग जो है वो बेरियम उपस्थित होते हैं जिसके कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर की बात करें तो यह जो है उदरपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है।
कपूर जो है उदरपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो सोना जो है वो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने का काम की बात करें तो यह जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनता है। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक की बात करें तो यह जो है क्रोमियम बनता है। क्रोमियम जो कि सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अगला हमारा प्रश्न सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न है कि सोना किस अम्ल में घुलनशील होता है। सोना की बात करें तो सोना जो है वो अम्लराज में घुलनशील होता है। अम्लराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दियासलाई में प्रयुक्त होता है। दियासलाई की बात करें तो दियासलाई में जो है लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड जो है बनाती है। ल्यूसाइड की बात करें तो ल्यूसाइड जो है वो एसिटिलीन बनाती है। ल्यूसाइड जो कि एसिटिलीन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूसाइड जो कि एसिटिलीन बनाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। स्टार को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला लार में पाया जाने वाला एंजाइम की बात करें तो यह जो एंजाइम है वो मल्टेज है। तो मल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्र पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ की बात करें तो यह जो है पदार्थ में टेट्रा एथिल लेड पाया जाता है, जिसके कारण जो है पेट्रोल में विषैला पदार्थ पाया जाता है। अगला कि शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। ड्राई क्लीनिंग के काम आने की बात करें तो इसके जो काम आता है वो बेंजीन आता है। बेंजीन जो कि शुष्क धुलाई के काम में आता है। दवा बनाने में काम आता है। दवा बनाने की बात करें तो इसमें जो है वो बेंजोइक अम्ल काम आते हैं। बेंजोइक अम्ल जो कि दवा बनाने में काम आते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक होता है। सबसे अधिक संख्या की बात करें तो कार्बन के यौगिक जो है सबसे अधिक संख्या में होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण निम्न में से उत्प्रेरकों से प्रयोग में लाया जाता है। हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाने की बात करें तो इसमें जो है लोहा प्रयोग किया जाता है। तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग की बात करें तो इसमें जो है फेरस सल्फेट प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट। अगला हमारा प्रश्न है कि रेयन रेशे तैयार किए जाते हैं। रेयन रेशे की बात करें तो रेयन रेशे जो है और सेलुलोज से प्राप्त किए जाते हैं। सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। नाभिक का आकार होता है। नाभिक के आकार की बात करें तो नाभिक का आकार जो होता है 10 × -15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर जो है नाभिक का आकार होता है। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण की बात करें तो अस्थायी कण जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण की बात करें तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है। जलीय विलयन का रंग गुलाबी की बात करें तो यह जो है विटामिन B12 के कारण होता है। यानी विटामिन B12 का जो है जलीय विलयन और रंग गुलाबी होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु जो है सबसे हल्की धातु ये जो है लिथियम है और सबसे भारी ओस्मियम। तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्की धातु लिथियम। अगला हमारा प्रश्न है कि वसा किस में घुलनशील है। वसा का विलय की बात करें तो वसा जो है यह जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन किससे बनाई जाती है। एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन जो है वो थाइलिक अम्ल से बनाई जाती है। थाइलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन की रासायनिक नाम की बात करें तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है।
सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है और सबसे हल्की लिथियम। अगला हमारा प्रश्न है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसके खोजकर्ता कौन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता की बात करें तो यह जो है वॉक्समैन है, तो वॉक्समैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल के शुद्धिकरण की बात करें यह जो क्लोरीन द्वारा किया जाता है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के द्वारा जो है वो जल का शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो यह जो है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करें तो यह जो है पुणे यानी महाराष्ट्र में इसका जो है प्रयोगशाला है, रासायनिक प्रयोगशाला जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेओन का रासायनिक नाम क्या है। फ्रेओन का रासायनिक नाम की बात करें तो फ्रेओन का रासायनिक नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC। CFC जो है वो फ्रेओन का रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरिक एथीन का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथीन इसका जो बहुलक है यह जो है टेफ्लॉन का बहुलक है। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा की बात करें तो संश्लेषित रेशा जो है ये रेयॉन का है। रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है। कॉपर पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर पर लिखने के लिए जो है ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से नमक की बात करें तो समुद्री जल से जो नमक है, समुद्री जल से नमक यह जो है वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले सेट को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व की बात करें तो सीसा जो है एक अस्थायी तत्व है, सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अक्रिय गैस का खोज किसने किया। अक्रिय गैस का खोज की बात करें तो अक्रिय गैस का खोज जो है वो रैमजे के द्वारा किया गया, तो रैमजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। खाना जब हम बनाते हैं तो इस समय जो है नष्ट होने वाला है यह जो पदार्थ है यह विटामिन है, विटामिन सर्वाधिक जो है उस समय नष्ट होते हैं। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को रखने की बात करें तो इसे जो है जल में रखा जाता है, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में जो है वो पीले फास्फोरस को रखा जाता है। कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। चांदी की सतह को काला करने वाली गैस की बात करें तो ओजोन जो है वो चांदी की सतह को काली कर देती है, तो ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन वो 46% होती है, तो 46% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। इसमें जो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक की बात करें ये निकेल है, निकेल जो कि मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। आतिशबाजी में जो है लाल रंग जो है वो ट्रांसियम के कारण होता है, तो ट्रांसियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ कहते हैं। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ की बात करें तो इसमें जो है बने पदार्थ वो लवण कहलाते हैं, तो लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीकरण क्रिया में क्या होता है। उदासीकरण क्रिया में जो है वो लवण एवं जल बनता है, तो लवण और जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम जल की बात करें तो वर्षा का जो जल है वो सबसे शुद्धतम जल है, तो वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है, उदासीन यानी इसका pH मान 7 होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक तो क्षार, 7 से कम तो अम्ल। उदासीन 7 यानी जल का जो शुद्ध रूप है उसमें उसका जो है मान होता है वो उदासीन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होती है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि की बात करें तो इसमें जो प्रयुक्त औषधि है वो क्लोरोक्वीन होती है, क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक जो है वो ढलवा लोहा में होती है,
तो ढलवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो यह जो है ताप पर निर्भर करती है। ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस की बात करें तो यह जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कुकिंग गैस, इसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ जो कि हीरा है। हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या की बात करें तो इसमें जो समस्थानिक होते हैं वो 2 होते हैं। ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या जो कि 8 होती है और इसमें जो है 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह की बात करें तो यह जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2SiO3 है। Na2SiO3। अगला हमारा प्रश्न है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक की बात करें तो इसमें जो है ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक की बात करें तो यूरेनियम के जो समस्थानिक है वो 238 होते हैं। 238 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो 3 होते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। हाइजेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम किया जाता है तो उसके दाब पर जो है वो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब बढ़ना। अगला हमारा प्रश्न है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु भट्टी में जो है कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है तो यह जो है यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ। भोपाल गैस दुर्घटना की बात करें तो इसमें जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर के रासायनिक नाम की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य की किरण कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर को जो गर्म करता है सूर्य किरण, यह जो है सूर्य की किरण की किस भाग से गर्म होती है। यह जो है इंफ्रारेड किरणों से होती है। तो इंफ्रारेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो कि 373 केल्विन होता है। तो 373 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है। सबसे कठोरतम धातु जो कि प्लैटिनम है। तो प्लैटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन ग्रुप में जो है फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला हमारा प्रश्न है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि बॉक्साइट के रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट की बात करें तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का रासायनिक अयस्क है। थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनोजाइट थोरियम। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो है वो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम की बात करें तो रेडियम जो है रेडियम ये पिंच ब्लेडर से यहाँ पे रेडियम ये पिंच ब्लेडर से प्राप्त किया जाता है। तो पिंच ब्लेडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, हमने आज की इस वीडियो में टोटल जो है 200 प्रश्न लगभग कवर किए हैं।
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल पर जो है इससे पहले 3 सेट को कवर नहीं किया है तो 1, 2, 3 जो है इसके प्ले लिस्ट में दे दिया जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जो है वो तीनों वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।